नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे लाइब्रेरी साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी और सभी तरह के लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप एग्ज़ाम शुरू होने के 3 या 4 घंटे पहले देख सकते हैं, जिससे आपका जल्दी रिवीजन हो पाएगा। इसके साथ में मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर आप होम टाउन में एग्ज़ाम दे रहे हैं या बाहर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है इसकी चर्चा करेंगे, जल्दी इसको करवाने की कोशिश करेंगे। आपके एग्ज़ाम टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट तैयार किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि कीवर्ड इंडेक्सिंग किसके द्वारा दी गई है। तो कीवर्ड इंडेक्सिंग है ये किसके द्वारा दी गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा HP लुहान। आपको क्या करना है कि एग्जाम से पहले क्या कर लेना है, जितने भी इंडेक्सिंग सिस्टम है ना उनके वो जो नाम है और किसने दिया है ये एक बार आपको क्या करना है उसका ओवरव्यू कर लेना है। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई, HP लुहान के द्वारा दिया गया है। HP लुहान के बारे में आपको क्विकली बता देता हूँ। SDI याद रखना, एक तो SDI याद रखना, KWIC याद रखना जो 1958 में दी गई थी। SDI याद रखना, SDI की फुल फॉर्म याद रखना, सेलेक्टिव डिटरमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी चयनित सूचना प्रसार सेवा। और SDI के बारे में याद रखना, इसमें 7 चरण होते हैं, उनके नाम याद रखना। फीडबैक, यूजर प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये मेन आपको याद रखनी है। इसके अलावा रंगानाथन से याद रखना इंडेक्सिंग सिस्टम वो है चेन इंडेक्सिंग सिस्टम। और जो एमी-सियर से है वो आपको याद रखना है, एमी-सियर्स वाला याद रखना है। इसके अलावा 8-10 जो इम्पोर्टेंट इंडेक्सिंग सिस्टम है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में याद रखना कीवर्ड इंडेक्सिंग और एक होता है KWIC, ये कीवर्ड इन कॉन्टेस्ट, ये भी याद रखना है। ये 1958 में HP लुहान के द्वारा दिया गया था। तो सारे के सारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका ओवरव्यू करवाते हुए ये पूरा का पूरा पेपर करवाने वाला हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पुस्तकालय का मुख्य रिकॉर्ड क्या होता है। तो किसी भी पुस्तकालय का जो मुख्य रिकॉर्ड होता है वो होता है एक्सेशन रजिस्टर। वो क्या होता है, एक्सेशन रजिस्टर होता है। अब एक्सेशन रजिस्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो एक तो ये आ सकता है कि कितने स्टैंडर्ड कॉलम होते हैं, तो 14 स्टैंडर्ड कॉलम होते हैं। साइज पूछा जा सकता है, तो वो पूछा आपको करना है 16 × 13 इंच, यानी साइज़ कर देना है 16 × 13 इंच। और कॉलम याद रखना 14 कॉलम स्टैंडर्ड होते हैं, और वैसे 16 या 17 इसके अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा याद रखना ये मुख्य रिकॉर्ड होता है किसी भी पुस्तकालय का। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया। मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया। जैसे मद्रास लाइब्रेरी एक्ट है वो आया 1948 में, उसी तरह मैसूर का है तो मैसूर का आया था 1965 में। मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कह सकते हो या फिर इसको कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कह सकते हो। एक ही बात है, कब आया, 1965 में आया था। और 1948 में आया था मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इसके अलावा बात करेंगे 1989 में आया था हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं जिनको याद रखना। राजस्थान का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो आया था 2006 के अंदर। इस तरह से इनको आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कि पहला कौन सा था, आज़ादी से पहले कौन सा था। आज़ादी से पहले बना था कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। और विश्व के अंदर जो सबसे पहले जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बना था वो बना था ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यानी वो UK के अंदर बना था। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय 2020 में कितने दिन खुलेगा। इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरी है वो साल में कितने दिन खुली रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला, आपको जितने भी दिन का साल होता है उसमें से 3 माइनस कर देने हैं, 3 छुट्टियां आपको माइनस कर देनी। अब 3 छुट्टियां कौन कौन सी है, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त, इनको माइनस कर देना है। अब जैसे ये 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर कितने दिन होंगे, 2020 का जो साल होगा उसमें कितने दिन होंगे वो आपको याद रखना है। एक साल में कितने दिन होते हैं और ये 2020 वाले में कितने दिन होगा। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर में तो कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। और लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। तो 2020 क्या है, ये एक तरह से लीप ईयर है, ये आपका लीप ईयर है, इसलिए इसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3 माइनस करोगे तो दिन बचाएंगे 363 दिन। तो 2020 के अंदर तो कितने दिन खुलेगा, ये 363 दिन। और 2021 की बात करेंगे तो खुलेगा 362 दिन। तो जितने भी दिन का साल होता है ना उसमें से आपको सीधा 3 माइनस करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप आराम से इसको
कर पाएंगे। और 3 छुट्टियों के बारे में याद रखना, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, यानी इन 3 दिनों में क्या होता है, ये पुस्तकालय की छुट्टी होती है। इस तरह से आपको याद रखना है। इसके अलावा याद रखना, नेशनल लाइब्रेरी ये बनी थी 1948 में, भारत की नेशनल लाइब्रेरी। इसका इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन 1948 में मतलब इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम चेंज करके इसको बनाया गया था और 1953 में इसको जनता के लिए खोल दिया गया था। अगले क्वेश्चन, और इसका जो मुख्यालय याद रखना, वो याद रखना कोलकाता में इसका मुख्यालय है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ट्रिपल सी की मेन एंट्री में टाइटल सेक्शन के बाद में कौन सा सेक्शन आएगा। तो ट्रिपल सी के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सारे के सारे आपको याद रखना, 6 सेक्शन होते हैं ट्रिपल सी के कैटालॉग कार्ड में। तो यहाँ पे जो टाइटल सेक्शन है ना, उसके बाद में कौन सा सेक्शन आएगा, तो आपका जाएगा नोट सेक्शन। देखो पहला तो आपका लीडिंग सेक्शन होता है, दूसरा आपका हेडिंग सेक्शन होता है, तीसरा आपका क्या होता है, ये टाइटल सेक्शन होता है, और चौथा आपका हो जाता है नोट सेक्शन। तो यहाँ पूछा है कि टाइटल सेक्शन के बाद कौन सा आएगा, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है ये नोट सेक्शन आ जाएगा। और लास्ट वाला होता है वो ट्रेसिंग का सेक्शन होता है, जो क्या होता है आपकी बैक साइड की एंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पुस्तकालय उपकर निम्न में से किस प्रकार के पुस्तकालयों के आय का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। यानी सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं जितने भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, उनके लिए क्या करता है, ये आय का स्रोत है। इसे लाइब्रेरी सेस भी कहा जाता है और पुस्तकालय उपकर भी इसको कहा जाता है। जिन जिन राज्यों में पुस्तकालय कर लगा है उनको आपको याद रखना है। 5 इंपॉर्टेंट राज्य हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो याद रखना आपको मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था, यानी तमिलनाडु के अंदर हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा केरल में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा और हरियाणा में हो जाएगा। इन 5 राज्यों में क्या लगता है कि जो 19 राज्यों में जो पुस्तकालय कानून बना है, उनमें से इन 5 राज्यों में क्या लगता है, पुस्तकालय उपकर लगता है। ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और हरियाणा, ये आपको याद रखना है। इन 5 राज्यों में क्या लगता है, पुस्तकालय उपकर लगता है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, सूचीकरण पर रंगनाथन ने पुस्तक किस वर्ष लिखी है। यानी सूचीकरण पर रंगनाथन ने पुस्तक किस वर्ष लिखी है, वर्गीकरण पर रंगनाथन ने पुस्तक कब लिखी है, पुस्तक चयन पर रंगनाथन ने पुस्तक कब लिखी है, कैटालॉगिंग पर पुस्तक कब लिखी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सूचीकरण की बात करें, सूचीकरण मतलब कैटालॉगिंग में पुस्तक तो लिखी थी 1934 में, ट्रिपल सी पे पुस्तक लिखी थी यानी, और वर्गीकरण पे पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी 1933 में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पे पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी आपकी 1931 में। इस तरह से आपको याद रखना। इसके अलावा पुस्तक चयन के बारे में पढ़ लेना, थ्योरी ऑफ कैटालॉगिंग वाली पुस्तक कब लिखी थी, ये सारी की सारी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वर्गीकरण की बात करेंगे तो वर्गीकरण था कोलन क्लासिफिकेशन, जो 1933 में लिखी गई थी। सूचीकरण था आपका ट्रिपल सी, जिसके ऊपर लिखी गई थी 1934 में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस था, उसके बारे में पुस्तक लिखी थी 1931 में। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, अपूपा सिस्टम में यू किसको निरूपित करता है। अपूपा जो सिस्टम बनाया गया है उसके अंदर जो आपका यू किसको निरूपित करता है, ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो इसके अंदर अपूपा जो सिस्टम है, इसके अंदर क्या याद रखना है, यू किसको निरूपित करेगा, यू निरूपित करेगा सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ को। सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ को क्या करता है आपका अपूपा के अंदर, यू निरूपित करता है। अब सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर पुस्तकों को सहायक अनुक्रम में व्यवस्थापित करना है तो क्या यूज करेंगे, तो अपूपा यूज करेंगे। वर्गीकरण के लिए अपूपा काम में लिया जाता है। सेल पर पुस्तकों के व्यवस्थापन के लिए भी क्या काम में लिया जाता है, अपूपा प्रणाली काम में ली जाती है। अब इसके अंदर याद रखना, अपूपा के अंदर आप देख सकते हो, अपूपा के अंदर आपको एक तो इन सभी शब्दों के मतलब पता होना चाहिए, एलाइन, पनिम्ब्रल और यूम्ब्रल। यहाँ पे यू तो क्या होगा, सर्वाधिक उपयोगी ग्रंथ हो जाएगा, और ये हो जाएंगे आपके कम उपयोगी ग्रंथ। इस तरह से आपको इनको याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये जो पुस्तक है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ये किस वर्ष लिखी गई थी। तो जो मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी पुस्तक है ना, ये लिखी गई थी 1903 के अंदर। किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपकी जेडी ब्राउन के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, ये आपका जेडी ब्राउन के द्वारा 1903 में लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि प्रोलेगोना टू लाइब्रेरी साइंस का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो जो कई किताबें हैं जैसे एस आर रंगनाथन की, जिनके पहले, दूसरे, तीसरे संस्करण आ चुके हैं, तो इसमें याद रखना प्रोलेगोना टू लाइब्रेरी साइंस का जो द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। अब याद रखना 1937 में पहला होता है, 1957 में दूसरा होता है, 1963 में क्या होता है, तीसरा संस्करण यहाँ पे प्रकाशित होता है। यानी 1937, फिर 20 साल बाद 1957 और उसके 10 साल बाद 1967। यानी इस तरह से क्या होते हैं, ये प्रोलेगोना टू लाइब्रेरी साइंस के क्या हैं,
आपके जो संस्करण प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा अपन चर्चा करें, जैसे अपन ने बात की थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के, तो उसमें भी क्या है कि जो द्वितीय संस्करण उसका भी 1957 में क्या होता है, प्रकाशित होता है। पहला 1931 में और दूसरा 1957 में वो भी प्रकाशित होता है। ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर जो याद रखना है कि जो 1960 के जो पहले के जितने भी प्रकाशन हैं वो तो किसके द्वारा किए गए थे, वो तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। उसके बाद में सारे प्रकाशनों का अधिकार किसने ले लिया, SRE-LS ने ले लिया था। तो इस तरह से इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करने हैं। तो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी साइंस के बारे में याद रखना 1937, 1957 और 1967, ये आपको याद रखना है एग्जाम टाइम के रिवीजन के लिए। यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सर्वप्रथम कैनन शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो ऑप्शन के अंदर आपके सामने 3 बात चीज़ दे रखी है, WCB सेयर्स, रंगनाथन और रिचर्डसन। तो इनमें से सबसे पहले जो यूज़ किया था वो किया गया था WCB सेयर्स के द्वारा। क्या लिखा गया था, किताब लिखी गई थी कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, और उपसूत्र शब्द के लिए क्या किया गया था, यहाँ पे कैनन शब्द का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि करंट साइंस मैगजीन की आवृत्ति क्या है। देखो, आवृत्ति का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आपने बहुत सारी आवृत्ति पढ़ रखी है, तो ये एग्जाम के लिए ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 दिन। जो करंट साइंस मैगजीन है उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 14 दिन हो जाएगी। यानी बहुत सारी मैगजीन्स है, जैसे लीसा की बात करें तो लीसा की आवृत्ति हो जाएगी, मासिक हो जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे, इसके अंदर जैसे अपनी एक इंपॉर्टेंट किताब आती है इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट, उसके बारे में बहुत सारी किताबों में दे रखा होता है कि मासिक है, लेकिन जब आप किसी ऑफिशियल साइट पर जाओगे CSSR की पे, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा 14 दिन। यानी उसकी आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, सेमी मंथली होती है उसकी। यानी इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट की भी तो आपको याद रखना है, वो याद रखना है। इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट की वो भी आपको सेमी मंथली याद रखनी है। करंट साइंस मैगजीन की आवृत्ति की बात करेंगे, वो भी आपकी याद रखनी है, सेमी मंथली याद रखनी है। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। बहुत सारी मैगजीन्स है जिनकी अब सारी की अपन बात नहीं कर पाएंगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि CCC का कौन सा संस्करण सूचीकरण के सिद्धांतों पर आधारित न होकर प्रैक्टिस पर आधारित था। तो सूचीकरण का जो प्रथम संस्करण था ना, वो किस पे आधारित था, वो था आपका प्रैक्टिस पर आधारित था। अब चक्कर क्या पड़ता है, 1933 में तो रंगनाथन ने क्या निकाल दिया था, वर्गीकरण निकाला था, और उसके 1 साल बाद में क्या निकाल दिया था, सूचीकरण पे किताब लिखी थी। तो वो किताब क्या थी, उनके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थे ना, उनको ध्यान में रखते हुए लिखी गई थी। तो याद रखना 1934 वाले जो पहला संस्करण आया था CCC का, वो किताब थी, वो प्रैक्टिस के ऊपर आधारित थी। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम भारतीय पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1912 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, 1912 में इसको प्रकाशित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि कॉल नंबर में शामिल होते हैं। देखो, ये कॉल नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। ये कॉल नंबर के अंदर मुख्य क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्लास नंबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी का मतलब ये हो गया कि क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर किस में शामिल होते हैं, कॉल नंबर के अंदर शामिल होते हैं। मुख्य रूप से तीनों को शामिल किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किसका मुख्यालय लंदन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चलेगा कि लंदन में मुख्य रूप से मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो देखो, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके लंदन में स्थित है, यानी इसकी जो स्थापना के समय तो इसका मुख्यालय था वो ब्रुसेल्स में था, और उसी समय डिसाइड हुआ कि इसका मुख्यालय कहाँ पे रखा जाएगा, इसका मुख्यालय लंदन में रखा जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे सिलिप से लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके बाद में क्या बना था, सिलिप बना था, तो इसलिए इसका मुख्यालय भी कहाँ रहेगा, लंदन रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे एस्लिप कब बनी थी, 1924 में बनी थी, इसका मुख्यालय भी कहाँ हो जाएगा, लंदन में हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका मुख्यालय हो जाएगा वॉशिंगटन में, और SLA बनी थी 1909 में, सर जॉन कॉटन डाना के द्वारा इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे देखो, याद रखना लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके के बारे में और सिलिप के बारे में दोनों एक ही चीज़ है, तो मुख्यालय लंदन में ही रहेगा। एस्लिप के बारे में कंफर्म याद रखना लंदन होगा, ये आइजलिक होता है, आइजलिक अपना कलकत्ता हो जाता है, और एस्लिप जो 1924 में बनी इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, वो आपका लंदन में है, और SLA का याद रखना वॉशिंगटन DC के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से साप्ताहिक आवृत्ति वाला ग्रंथ कौन सा है, कि निम्न में से साप्ताहिक आवृत्ति वाला ग्रंथ कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने BNB हो जाएगा, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी हो जाएगा। इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट सेमी मंथली हो जाएगा, और इसके अलावा INB की बात करेंगे तो INB की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी मासिक हो जाएगी। अगले क्वेश्चन इसके अलावा अपन चर्चा करेंगे। इसके अंदर इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन कब हुई, तो INB ऑनलाइन हुई थी 2000 के अंदर,
और इसके अलावा बीएनबी जो ऑनलाइन हुई थी वो हुई थी 2003 के अंदर। बहुत सारी चीज़ें अपन पुरानी वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए चीज़ें आपके लिए शेयर की जा रही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से लैटिन शब्द पुस्तकालय किस लैटिन शब्द से बना है। अब देखो लैटिन शब्द में भी बहुत सारे लैटिन शब्द हैं, तो पुस्तकालय लैटिन शब्द से ही बना है, एग्जामिनर ये कह रहा है, लेकिन किस लैटिन शब्द से बना है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो लैटिन शब्द है लाइबर दे रखा है, इससे आपका लाइब्रेरी वर्ड बना है। इसके अलावा बात करेंगे जो लिब्रा वर्ड है, इसका मतलब भी पुस्तकालय होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे लिब्रा वर्ड है ना, ये आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो लिब्रा शब्द हो जाएगा फ्रेंच भाषा का शब्द, और ये जो लाइबर वर्ड हो जाएगा ना, ये लाइबर वर्ड आपका हो जाएगा, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। तो स्पेलिंग आपको याद रखनी है, स्पेलिंग में एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ जो स्पेलिंग है वो है LIBER, और जो फ्रेंच वाला शब्द है उसमें जो दे रखी है वो है LIBRA। इस तरह से एग्जामिनर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करके आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको याद रखना है, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। अब इसमें चीज़ें याद रखनी है कि 5 सितंबर को तो अपन मनाते हैं शिक्षक दिवस, और इसके 3 दिन बाद में क्या मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। फिर बात आती है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा, 2 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो तीनों चीज़ें याद रखना, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और 2 दिसंबर को याद रखना कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यह आपको आराम से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हेनरी फेयोल के प्रबंधन के कार्य प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेशन, और लास्ट वाला कौन सा बचेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे देखो हेनरी फेयोल ने 5 सिद्धांत दिए थे। ये जो क्लासिफिकेशन, देखो 2 तरह के प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, एक तो क्लासिकल प्रिंसिपल है और दूसरे क्या है, साइंटिफिक है। प्रबंधन के सिद्धांत 2 टाइप से आप कर सकते हैं, एक क्लासिकल कर सकते हैं, एक साइंटिफिक कर सकते हैं। क्लासिकल वाले तो दिए गए थे हेनरी फेयोल के द्वारा, और जो साइंटिफिक वाले थे ना वो दिए गए थे FW टेलर के द्वारा। तो याद रखना यहाँ पे इसके अलावा एक और आता पोस्ट कॉर्प दिया गया था लूथर गुलिक के द्वारा। तो पोस्ट कॉर्प में तो दिए गए थे 7 एलिमेंट, और यहाँ पे दिए गए हैं कितने, 5 एलिमेंट। अब 5 एलिमेंट के बारे में नाम याद रखना, एक तो होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। ये 5 एलिमेंट दिए थे, वो दिए थे हेनरी फेयोल ने, क्लासिकल प्रिंसिपल बोलते हैं जिनको। और पोस्ट कॉर्प दिया था वो दिया था लूथर गुलिक ने, और ये जो प्रबंधन के जो साइंटिफिक दिए थे ना, साइंटिफिक सिद्धांत जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे वो दिए थे FW टेलर ने। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कंप्यूटर का सर्वप्रथम प्रयोग की संस्था के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर है, कई बार एग्जाम में मिल चुका है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ISI कोलकाता, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता के द्वारा क्या किया गया था, पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। जब बात पुस्तकालय विज्ञान की बात करेंगे तो पुस्तकालय विज्ञान के द्वारा में किसके द्वारा किया गया था, पुस्तकालय विज्ञान है। फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे तो वो किया गया था इंस्डो का, यानी 1960 के दशक में किया गया था इंस्डो के द्वारा, और दोनों का ही 1960 के दशक में प्रयोग किया गया लेकिन पहले किया गया था वो ISI कोलकाता के द्वारा, और उसके बाद में जो लाइब्रेरी साइंस या डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में किया गया था वो इंस्डो के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि ब्रिटिश म्यूजियम कोड का दूसरा नाम क्या है। कि ब्रिटिश म्यूजियम कोड का दूसरा नाम क्या है, पणजी कोड है। कब आया था, 1841 में आया था। कब आया था ये, 1841 में आया था। इसके अलावा चर्चा करेंगे यहाँ पे जेवेट कोड की। तो जेवेट कोड आया था 1852 में, और वेटिकन कोड पे चर्चा करेंगे। वेटिकन कोड आया था 1927 में। वेटिकन कोड आया था 1927 में, और बीच में एक इंपॉर्टेंट कोड आता है पर्शियन कोड, पर्शियन इंस्ट्रक्शन कोड। वो आया था कब, 1999 में, और इसके 1899 में आया था। और इसके अलावा बात आती है कि एंग्लो अमेरिकन कोड हो रहा था जो आया था 1908 में आया था। ये सारे के सारे कोड के ईयर आपको एग्जाम में के लिए आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ग्रीक शब्द का उदाहरण है। देखो ग्रीक भाषा की शब्द है, लैटिन भाषा की शब्द है, ये मोस्टली पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन रखा गया है। थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी कि यहाँ पे जो ग्रीक भाषा के शब्द का उदाहरण पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैटालॉग। अब देखो लाइब्रेरी है, कम्युनिकेशन है, इंडेक्स है, ये सारे के सारे तो किसके भाषा के हैं, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। कैटालॉग शब्द है, ये किस भाषा का बना है, ये आपका बना है ग्रीक भाषा का शब्द बना है। तो देखो लाइब्रेरी है, कैटालॉग है, इंडेक्स है, ये सब चीज़ें क्या मिली हुई हैं, तो ये इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कैटालॉग शब्द है वो कैसे बना है, तो कैटालॉग शब्द है ना, ये बना दोस्तों कैटा काटा प्लस लोगोस,
ये वर्ड याद रखना। जैसे कल अपन ने बात की थी इंसाइक्लोपीडिया के बारे में, तो इस तरह से क्या है यहाँ पे कैटालॉग के बारे में पूरा वर्ड आपसे पूछ सकता है कि किससे बना है, काटा प्लस लोगोस, ये वर्ड आपको याद रखना, इससे मिलकर बना है। इसके अलावा देखो कम्युनिकेशन है, लैटिन वर्ड है, लाइब्रेरी लैटिन वर्ड है और इंडेक्स लैटिन वर्ड है। इनके मूल शब्द आपको आराम से देख लेने हैं। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरे कृष्णा मेहता स्टेट लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में ये स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है, यानी पुस्तकालय विज्ञान के कुछ सूत्र से संबंधित है। अब जो भी कार्य पुस्तकालय का समय बचाएंगे, पुस्तकालय विज्ञान के अंदर पाठकों का समय बचाएंगे, कर्मचारियों का समय बचाएंगे, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, पुस्तकालय विज्ञान के चौथे सूत्र में चले जाएंगे। तो इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज से क्या होता है, देखो अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस का मतलब होता है कि सार, मतलब किसी चीज़ का सार संक्षेप। तो सार संक्षेप अपन कब पढ़ते हैं, जब अपने को किसी चीज़ को कम टाइम में पढ़ना हो। और इंडेक्सिंग क्यों करते हैं, देखो किसी भी चीज़ कौन सा टॉपिक किस पेज पे है ये देखने के लिए अपन इंडेक्सिंग यूज करते हैं। तो इंडेक्सिंग भी क्या करता है, अपना समय बचाता है, अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस पे अपना समय बचाती है। तो इसलिए किस में चले जाएंगे, पुस्तकालय विज्ञान के चौथा सूत्र है कि पाठकों का समय बचाओ, उसके अंदर क्या चला जाएगा, इंडेक्सिंग सिस्टम भी चला जाएगा और अब्स्ट्रैक्टिंग सिस्टम भी वहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से चौथे नियम से क्या हो जाएगा, आपके समय बचाने वाले जितने भी क्रियाकलाप होंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे, पुस्तकालय विज्ञान के चौथे सूत्र में चले जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, CCF ISO स्टैंडर्ड के अनुरूप है। CCF किस ISO स्टैंडर्ड के अनुरूप है, तो याद रखना 2709 के अनुरूप है। CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट यानी डाटा स्थानांतरण, डाटा विनिमय की बात करते हैं, तो वो किस स्टैंडर्ड के आएगा, अंदर आएगा, वो आएगा 2709 के अंदर आएगा। अब CCF के बारे में चर्चा याद रखना 1978 में प्रस्तावित हुआ था यूनेस्को के द्वारा प्रस्तावित किया गया था यूनेस्को के PGI प्रोग्राम में। उसके बाद में 1984 में इसको विकसित किया गया था और पहला संस्करण आया था 1984 में, दूसरा 1988 में और तीसरा आया था 1992 में। यानी 4 साल के अंतराल में CCF के आपको क्या मिलेंगे, एडिशन मिलेंगे। और डेटा विनिमय में समरूपता बनाए रखने के लिए क्या किया गया था, इसको क्या किया गया था, CCF का विकास किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जब व्यक्ति अपने असली नाम के बजाय किसी अन्य नाम से पुस्तकें लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, असली नाम के बजाय कोई दूसरा नाम यूज़ करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्यूडोनिम या छद्म नाम कहा जाता है, उसे स्यूडोनिम या छद्म नाम कहा जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि RDA किस वर्ष से अस्तित्व के अंदर आया। सवाल है कि RDA किस वर्ष अस्तित्व में आया, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो RDA किस वर्ष अस्तित्व में आया, RDA आपका सन 2010 के अंदर क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। RDA 2010 में आया था। 10 इसमें सेक्शंस होते हैं, ये याद रखना। और WCR2 को प्रतिस्थापित करने के लिए क्या किया गया, RTA क्या है, RDA को लाया गया था। और सवाल आ सकता है कि RDA क्लासिफिकेशन के लिए है या कैटालॉगिंग के लिए, तो आपको याद रखना जब WCR खुद ही जब कैटालॉगिंग के लिए, तो RDA भी किसके लिए काम करेगा, RDA आपका कैटालॉगिंग या सूचीकरण के अंदर काम आएगा। इसको वर्गीकरण के ऊपर आपको याद नहीं रखना है। जिस तरह से याद रखना, वर्गीकरण याद रखना कि WCR2 आपका इसके अंदर कैटालॉगिंग है, तो इसको RDA को क्या याद रखना, कैटालॉगिंग याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन की मुख्य क्लास जी किसको निरूपित करती है। कॉलम क्लासिफिकेशन की मुख्य क्लासें हैं, उस तरह से DDC की मेन क्लासें हैं, तो उनके अंदर क्या है कि सबको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे कॉलम क्लासिफिकेशन में जी किसको निरूपित करेगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। इसके साथ साथ में आपको क्या देख लेना है, एग्जाम के ठीक टाइम से पहले आपको ये भी देख लेना है कि कॉलम क्लासिफिकेशन की और जो DDC की जो मेन क्लासें हैं ना, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्लासें हैं और यहाँ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, जिनको क्या कर लेना, आपको थोड़ा सा माइंड के अंदर देख लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बायोलॉजी। यानी जी किसको निरूपित करेगा, जी आपका बायोलॉजी को निरूपित करेगा, H आपका जियोलॉजी को निरूपित करेगा, I आपका बॉटनी को निरूपित करेगा और एग्रीकल्चर है उसको करेगा जे से निरूपित किया जाएगा। तो चारों के बारे में याद रखना, बायोलॉजी के बारे में याद रखना जी, जियोलॉजी के बारे में H, बॉटनी के बारे में I और एग्रीकल्चर के बारे में J। ये चारों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना। और बहुत सारे हैं लेकिन इस टाइप को याद रखना, बायोलॉजी जी बायोलॉजी और H जियोलॉजी, बॉटनी का I और एग्रीकल्चर का J, इस तरह से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम क्लासिफिकेशन के छठे संस्करण का रीप्रिंट कब प्रकाशित हुआ। तो कॉलम क्लासिफिकेशन का छठा संस्करण का रीप्रिंट कब प्रकाशित हुआ, सन 1963 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ भैया, 1963 में
प्रकाशित हुआ। अब देखो कॉलम क्लासिफिकेशन के संस्करण कब कब आए, 1933 में पहला आया, 1932 में तैयार किया गया और प्रिंट होने में क्या लगा, 1 साल का समय लगा। तो 1933 में क्या हो गया, ये इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, 1939 में दूसरा, 1950 में तीसरा, 1952 में चौथा, 1957 में पाँचवा और 1960 में छठा। और 1963 में क्या आया था, छठे का रिप्रिंट, और 1987 में आया था 7वां संस्करण आ गया था, जिसे क्या कहते हैं, अधूरा संस्करण कहा जाता है। और 7वें संस्करण में भी याद रखना बहुत सारी बातें हैं, अधूरा संस्करण है और इसके सारे में याद रखना, एक के नील मैगनन, पीके सीतारामैया और एक व्यक्ति और है, आप क्या रखना है, उनको याद रखना। 1987 में क्या हुआ था, ये प्रकाशित किया गया था और इसके ईयर याद रख लेना। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉलम क्लासिफिकेशन में जो अपन पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी की मेन क्लास में 500 किसको निरूपित करता है। डीडीसी की जो मेन क्लास है उसके अंदर 500 किसको निरूपित करता है। अब देखो 500 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 500 वाला मैक्सिमम पूछा जाता है। तो 500 किसको निरूपित करेगा, 500 आपका निरूपित करेगा यहाँ पे साइंस को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा, प्योर साइंस को। प्योर साइंस को निरूपित कौन सा करेगा, 500 करेगा, 600 आपका करेगा टेक्नोलॉजी को, 700 करेगा आर्ट एंड रिक्रिएशन को और 800 करेगा लिटरेचर को। यानी चारों की चारों क्लासें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वापस से बता देता हूँ, 500 निरूपित करेगा साइंस को, 600 करेगा टेक्नोलॉजी को, 700 करेगा आर्ट्स को और 800 करेगा लिटरेचर को। इस तरह से आपको एग्ज़ाम टाइम पे क्या रखना है, इनको पूरे 10 के 10 को आपको याद रखना है। अब देखो वापस से बता देता हूँ, 500 साइंस को, 600 टेक्नोलॉजी को, 700 आर्ट्स रिक्रिएशन को और 800 करेगा यहाँ पे लिटरेचर को। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, निम्न में से विशेष पुस्तकालय का प्रकार नहीं है, यानी जो स्पेशल लाइब्रेरीज है वो कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगी ग्रामीण पुस्तकालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण पुस्तकालय है, जिला पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये सब आएंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी में काउंट होंगे। इसके अलावा हॉस्पिटल लाइब्रेरी हो, रिसर्च लाइब्रेरी हो, इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी हो, लॉ लाइब्रेरी हो, ये सब आएंगे आपके स्पेशल लाइब्रेरीज के अंदर या उसके अंदर विशेष प्रकार के पुस्तकालय में काउंट किए जाएंगे। वापस बता देता हूँ, ग्रामीण पुस्तकालय, तहसील पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये सब किस में आएंगे, ये पब्लिक लाइब्रेरी में आएंगे। और ये हॉस्पिटल लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी, इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी, ये सब किस में आएंगे, ये आपके काउंट की जाएंगे स्पेशल लाइब्रेरीज के अंदर। फिर चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से इफ्ला की स्थापना किस शहर में हुई। तो इफ्ला की स्थापना किस शहर में हुई, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुई थी। और उसके बाद में मुख्यालय कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया, मुख्यालय आपका स्थानांतरित कर दिया गया था हेग में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा याद रखना, इसका जो फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो फुल फॉर्म याद रखना, इफ्ला की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, या आपको एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। एक वर्ड और याद रखना, इंस्टीट्यूशन वर्ड और जुड़ा हुआ रहता है इसके अंदर, तो फुल फॉर्म में याद रखना 1900, इंस्टीट्यूशन भी याद रखना, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन वर्ड याद रखना कि इफ्ला की फुल फॉर्म होगी। और स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1927 को। कहाँ पे हुई थी, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुई थी। और उसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया, हेग के अंदर इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। अब इसके अंदर याद रखना, इफ्ला की जो नाम के अंदर इंस्टीट्यूशन वर्ड कब जुड़ा था, वो जुड़ा था 1976 में। क्योंकि पहले क्या करता यहाँ पे तो इफ्ला था, वो क्या करता था पहले, जो ये जो अपना क्या करता था, लाइब्रेरी एसोसिएशन को शामिल करता था। उसके बाद में इसे इंस्टीट्यूट्स को भी क्या करना, शामिल करना शुरू कर दिया गया था 1976 के अंदर। तो अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की, चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने की, रंगानाथन की पुस्तक लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952 के अंदर। यानी 1952 के अंदर तो क्या हुआ था, पुस्तक चयन की जो पहली किताब है वो प्रकाशित हुई, और 1966 में हुई थी दूसरी किताब प्रकाशित हुई थी। यानी सेकेंड एडिशन तो प्रकाशित हुआ 1966 में और पहला संस्करण हुआ था 1952 में। इस तरह से आपको याद रखना, पुस्तक चयन के बारे में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, वो भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि निस्कॉम कब बना था। देखो बहुत सारे जो अपने जो इंस्टीट्यूट हैं, संस्थाएं हैं, उनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निस्कॉम कब बना था, ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो निस्कॉम बना था 1951 में और इंसडॉक बना था 1952 में। निस्कॉम 1951 में, इंसडॉक 1952 में। ये दोनों मिलकर 2002 के अंदर क्या बने, ये दोनों मिलकर 2002 में क्या बन गए, निस्केर बन गए। क्या बन गए, 2002 में मिलकर निस्केर बन गए थे। ठीक है, इसके अलावा याद रखना, इसके अंदर जो निस्कॉम की जो यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन, ये इसकी निस्कॉम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। 1951 में बना था और इसके बाद में 1952 में जो इंसडॉक बना था उसके साथ मिलकर क्या हो गए थे, ये निस्केर बन गए थे 2002 के अंदर।
अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि परीक्षाओं के दिनों में पुस्तकालय का समय बढ़ा देना पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है। तो समय बढ़ा देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्रथम सूत्र। किससे निरूपित करेगा, प्रथम सूत्र से। यानी परीक्षा के दिनों में, यानी पुस्तकालय घंटों की बात करेंगे तो किस में आएगा, आपके पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के अंदर गिना जाएगा। यानी पुस्तकालय एक क्या है, पुस्तकें क्या है, उपयोग के लिए। जब उपयोग कब बढ़ेगा, जब यहाँ पे पुस्तकालय के जो यूज़ करने के घंटे बढ़ाए जाएंगे, तभी तो क्या होगा, पुस्तकालय का उपयोग मैक्सिमम किया जा सकेगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्री नेटल कैटालॉगिंग निम्न में से किससे संबंधित है। प्री नेटल कैटालॉगिंग निम्न में से किससे संबंधित है, आपकी है प्री पब्लिकेशन कैटालॉगिंग से संबंधित है। यानी प्रकाशन से पूर्व क्या कर देना, सूचीकरण कर देना। तो प्री पब्लिकेशन कैटालॉगिंग से संबंधित है। प्री नेटल कैटालॉगिंग कह सकते हो या फिर प्री पब्लिकेशन कैटालॉगिंग कह सकते हो। इसके अलावा एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, CIP कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये CIP प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। प्री नेटल कैटालॉगिंग की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी, वो SR रंगनाथन के द्वारा दी गई थी। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन एंड फैक्ट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये किताब लिखी गई थी SR रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। यानी डॉक्यूमेंटेशन से जो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जो आपको याद रखना है, सिंपल जो डॉक्यूमेंटेशन वाली किताब है वो लिखी गई थी SC ब्रैडफोर्ड के द्वारा 1948 में लिखी गई थी। इसके अलावा इसके अंदर याद रखना ट्रीटडी डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह की किताब थी ट्रीटडी डॉक्यूमेंटेशन, वो लिखी गई थी पॉल ऑटलेट के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन एंड फैक्ट्स की बात करें तो वो लिखी गई थी SR रंगनाथन के द्वारा लिखी गई थी। तो बहुत सारी किताबें हैं डॉक्यूमेंटेशन वर्ड के अंदर, जो याद रखना। इसके अलावा एक बी गुहा की किताब और आती है जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, वो भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग निम्न में से क्या है। तो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग निम्न में से किस टाइप की चीज़ है, तो आपको याद रखना है ये आपकी क्या वर्गीकरण पद्धति है। वर्गीकरण पद्धति है। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग कब बनी थी, 1978 में बनी थी। कब बनी थी, 1978 में बनी थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, फीड प्लस यूनेस्को के द्वारा बनाई गई थी। फीड प्लस यूनेस्को के द्वारा क्या बनाई गई थी, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग को बनाया गया था। इसके अलावा याद रखना आपको कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि फीड और यूनेस्को ने मिलकर और कौन कौन सी चीज़ें बनाई है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग एक तो वर्गीकरण पद्धति है, 1978 में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, फीड प्लस यूनेस्को ने इसको मिलकर बनाया था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि यांकी वेंकट रमैया को निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पद्म विभूषण नहीं मिला। अब मुख्य जो पुरस्कार मिले, पद्मश्री मिला, PN कोला गोल्ड मेडल मिला, ग्रंथालय पितामह की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा याद रखना जो यांकी वेंकट रमैया है, जिन्होंने पुस्तकालय तीर्थ यात्रा शुरू की थी, ग्रंथालय वेदा नाम की किताब लिखी थी, आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव रहे हैं। इसके अलावा याद रखना इसके अंदर यांकी वेंकट रमैया के बारे में और बहुत सारी, इससे जो मतलब इसको लाइब्रेरी का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पद्मश्री, PN कोला गोल्ड मेडल, ग्रंथालय पितामह की उपाधि, और ये बहुत सारी चीज़ें क्या इनको हैं, पुस्तकालय, जैसे पुस्तकालय तीर्थ यात्रा है और ग्रंथालय वेदा नाम की किताब है, भारतीय पुस्तकालय का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है यांकी वेंकट रमैया का। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है एग्जाम से पहले। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि आधुनिक सूचीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो देखो आधुनिक सूचीकरण का जनक किसे माना जाएगा, वो आपका हो जाएगा CA कट्टर को माना जाता है। CA कट्टर को माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1876 में क्या लिखी थी, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग लिखी थी। क्या लिखी थी, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग लिखी थी। इसके अलावा देखो इस अन्य क्या किया था, SR रंगनाथन की तरह सूचीकरण पर भी काम किया है और वर्गीकरण पर भी काम किया है। सूचीकरण पे तो इन्होंने लिखी थी 1876 में डिक्शनरी कैटालॉग, और वर्गीकरण पे लिखी थी इन्होंने यानी क्लासिफिकेशन लिखी थी एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 में। यानी दोनों ही चीज़ों पे काम किया था। आधुनिक सूचीकरण का जनक तो माना जाएगा CA कट्टर को, और आधुनिक वर्गीकरण का जनक माना जाएगा मेलविल डेवी को माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि DDC के किस संस्करण पर UDC का प्रथम संस्करण आधारित था। DDC के किस संस्करण पर UDC का प्रथम संस्करण आधारित था, तो आपको याद रखना है 5वें संस्करण पे। किस पे आधारित था, 5वें संस्करण पर। अब जो DDC का जो 5वां संस्करण है ये कब आया था, ये आया था 1894 में आया था। कब आया था, 1894 में आया था। और इसके अलावा याद रखना
यूडीसी का प्रथम संस्करण आया था 1905 में आया था। और इसके अलावा याद रखना जो ये डीडीसी का जो प्रथम संक्षिप्त संस्करण आया था ना, वो आया था 1895 में आया था। प्रथम जो संक्षिप्त संस्करण 1895 में आया था, और डीडीसी का अंतिम संक्षिप्त संस्करण आया था ना, वो 2012 के अंदर आया था। ये आपको याद रखना। अंतिम कौन सा था? 15वां संस्करण था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लंदन में स्थित है। कब बना था? 1952 में बना था। किसने बनाया था? WC बिक्री ने बनाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ में आपको याद रखना 1951 में याद रखना LRC लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप ये बनाया गया था ऐसा रंगानाथन के द्वारा। तो CRG तो बनाया गया था बिक्री के द्वारा जो लंदन के अंदर 1952 में, और 1951 में LRC जो बनाया गया था रंगानाथन के द्वारा, इसका नाम था लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल। अब चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। डिक्शनरी के दूसरे नाम क्या है? तो डिक्शनरी के नाम बहुत सारे हैं, लेक्सिकन, ग्लोसरी, वोकेबलरी। ये सवाल आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा डिक्शनरी का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि इस रंगानाथन के अनुसार पेटेंट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो रंगानाथन के अनुसार जो पेटेंट किस प्रकार का सूचना स्रोत है ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा नियो कन्वेंशनल है। किस प्रकार का है? नियो कन्वेंशनल। नियो कन्वेंशनल का हिंदी में मतलब होता है नव परंपरागत। किस प्रकार का स्रोत है? नव परंपरागत है। अब याद रखना इसके साथ में पेटेंट याद रखना, और पेटेंट के साथ में याद रखना जो मानक होता है ये स्टैंडर्ड होता है, वो भी किस में काउंट किया जाएगा? ऐसा रंगानाथन के द्वारा वो भी नव परंपरागत स्रोतों में काउंट किया जाएगा। परंपरागत के अंदर पुस्तकें की जाएंगी, मैप्स किए जाएंगे, एटलस वगैरह हैं, ये सब किस में किए जाएंगे? परंपरागत में किए जाएंगे। और नव परंपरागत में किए जाएंगे पेटेंट, और ये मानक किस में किए जाएंगे? नव परंपरागत के अंदर काउंट किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर निम्न में से कौन सा पुरस्कार लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके के द्वारा दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेलविल मैकॉल्विन मेडल और कार्नेगी मेडल, दोनों ही किसके द्वारा दिए जाते हैं? लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीडीसी के प्रथम संक्षिप्त संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ था 1895 में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 1895 में हुआ था, अंतिम हुआ था 2012 के अंदर। 2012 वाला कौन सा था? 15वां संक्षिप्त संस्करण था। 2012 वाला कौन सा था? 15वां संक्षिप्त संस्करण था। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है कि डबलिन कोर क्या है? तो डबलिन कोर क्या है? मेटा डेटा है। मेटा डेटा की डेफिनेशन पूछी जाती है। डेटा अबाउट डेटा को क्या कहा जाता है? मेटा डेटा कहा जाता है। 15 एलिमेंट होते हैं, 15 एलिमेंट होते हैं। डबलिन ओयू से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ये आपको याद रखना है। डबलिन ओयू वही जगह है जहाँ से क्या हुआ था? OCLC विकसित हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन से चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के जलवायु से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की सूचना स्रोत को प्रयोग करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेजेटियर का प्रयोग किया जाएगा। गेजेटियर का प्रयोग किया जाएगा। तो सूचना मतलब जलवायु संबंधित सूचना के लिए क्या यूज़ करते हैं? गेजेटियर यूज़ करते हैं। अब ये राजस्थान की लाइब्रेरी, राजस्थान की जीके से क्वेश्चन यूँ बनता है कि राजस्थान का गेजेटियर किसे कहा जाता है? तो वो एक किताब लिखी गई थी मुणोत नैन्सी की, जिसका नाम था मारवाड़रा प्रगणारी विगत। मारवाड़रा प्रगणारी विगत, ये किताब लिखी गई थी, मुणोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई थी। तो उससे क्या कहते हैं? राजस्थान का गेजेटियर कहा जाता है। मुणोत नैन्सी के द्वारा लिखी हुई किताब थी जिसका नाम था मारवाड़रा प्रगणारी विगत, इसी नाम की कोई किताब थी, ये आपको याद रखना है। अंतिम क्वेश्चन के बाद चर्चा करते हैं। सोल 1.0 का विकसित किया गया? तो सोल 1.0 का विकसित किया गया, तो ये आपको याद रखना 2000 के अंदर विकसित किया गया। 1996 में इसका विकास शुरू हुआ था। 1.0 है 2000 के अंदर, और 2.0 है जनवरी 2009 में आया था इसका 2.0, यानी 2.0 आ गया था। और अभी आने वाला 2021 के अंदर चर्चा चल रही है कि 2021 के अंदर अपना आ जाएगा सोल 3.0 भी आने वाला है। तो याद रखना सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसके अलावा याद रखना इसके अंदर कि ये सोल 1.0 है, 2000 के अंदर आया था, और ये विकसित होना शुरू हो गया था 1996 के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरी एनर्जी लगा के मैंने करवाने की कोशिश की है। और इस कोई वीडियो को अगर आपने अब देख लिया तो क्या कर सकते हो आप, एग्जाम टाइम के लिए क्या कर सकते हो आप, इसकी जो प्लेलिस्ट अपनी जो लाइक करते क्या होती है प्लेलिस्ट बन जाती है, उसमें सेव कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो वॉच टू लेटर वाली प्लेलिस्ट में भी सेव कर सकते हो, या आपकी कोई भी प्राइवेट प्लेलिस्ट है उसमें सेव कर सकते हो। तो एग्जाम से जस्ट आप 3-4 घंटे पहले क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एग्जाम से 2-3 घंटे पहले आपको पढ़ना बंद कर देना होगा, क्योंकि आपको माइंड को क्या चाहिएगा, वहाँ पे फ्रेश माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा देखो ऐसी बहुत सारी सीरीज़ 50-50 क्वेश्चन की अगर और लेके आनी है आपके एग्जाम टाइम के क्विक रिव्यू के रिवीजन के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में अगर भूलवश मिस्टेक हुई है तो वो भी आप हमें अवगत करवा सकते हो, ताकि उसका स्पष्टीकरण क्लेरिफिकेशन डाला जा सकता है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपनी सुरक्षा सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। देखो ये जो एग्जाम RPSC सेकंड ग्रेड वाला हो
हो रहा है ये एग्ज़ाम क्या है, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल एग्ज़ाम है कि यानी ये कोरोना की जो डिजीज़ हुई थी इसके बाद में, कोरोना महामारी के बाद में क्या हो रहा है, ये पहला एग्ज़ाम हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ये पूरे राजस्थान में नहीं सभी जगह ये पहला एग्ज़ाम हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बात करें तो इस एग्ज़ाम से जो भी रिजल्ट आएंगे वो उसका सीधा सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, इस एग्ज़ाम का प्रभाव सीधा सीधा अपने 19 दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम 19 दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का, उस पर ऊपर भी पढ़ने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, बहुत सारे कहते हैं एग्ज़ाम होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट का होम टाउन मिल रहा है वो तो श्योर चाहेंगे कि उनका एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पहुँच सकते हैं, जिनकी तैयारी अच्छी है वो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो ज़्यादा इसके अंदर रिस्क ना लेवें और अपना जो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है 19 सितंबर वाला, उसकी तैयारी यहाँ पे करें। क्योंकि पेपर तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, आपको आइडिया तो कंफर्म लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास को एंड करते हैं। कैसा लगा, क्या लगा, आपके रिव्यू हैं, जो भी गलतियां हैं, मिस्टेक है, क्लैरिफिकेशन देना है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।